आज की इस गहन चर्चा में हम एक बहुत ही दिलचस्प और सच कहूं तो थोड़ी असहज कर देने वाली सच्चाई का सामना करने वाले हैं। असहज मतलब किस मायने में? मतलब ये कि हम लोग अक्सर सोचते हैं ना कि हमारी जो आदतें हैं वो हमारी अपनी व्यक्तिगत पसंद है। हाँ बिल्कुल, जैसे हम कब उठते हैं, क्या खाते हैं, कौन सी किताबें पढ़ते हैं। एकदम सही। हमें लगता है कि ये सब हमारा अपना स्वतंत्र निर्णय है, लेकिन आज के हमारे दस्तावेज जो सोशल नॉर्म्स एंड द आर्किटेक्चर ऑफ हैबिचुअल बिलोंगिंग, वो एक बिल्कुल अलग ही कहानी बयान करते हैं। जी, और इस चर्चा का मुख्य मिशन ही यही है, ये समझना कि कैसे हमारी ज्यादातर आदतें हमारे स्वतंत्र फैसले नहीं हैं। बल्कि वो हमारे आसपास के समाज और संस्कृति की बस एक नकल होती हैं। सही कहा। और इस बात को मतलब पूरी गहराई से समझने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को थोड़ा पीछे पलटना होगा। हाँ, साल 1965 में चलना होगा हमें, लाज़्लो पोलगार नाम के एक व्यक्ति की कहानी पर। लाज़्लो की ये जो कहानी है ना, वो मनोविज्ञान और इंसानी व्यवहार के सबसे असाधारण प्रयोगों में से एक मानी जाती है। बिल्कुल। तो लाज़्लो हंगरी के रहने वाले थे और उनका एक बहुत ही अटूट विश्वास था। वो मानते थे कि जीनियस पैदा नहीं होते, उन्हें शिक्षित और प्रशिक्षित किया जाता है। मतलब कोई भी पैदाइशी होशियार नहीं होता। उनका साफ तौर पर यही कहना था कि जन्मजात प्रतिभा जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। अरे वाह! हाँ, अगर सही माहौल और सही प्रशिक्षण दिया जाए तो किसी भी सामान्य बच्चे को एक असाधारण जीनियस में बदला जा सकता है। और सबसे बड़ी बात तो ये थी ना कि वे इस थ्योरी को किसी और पर नहीं आजमाना चाहते थे। हाँ, बल्कि अपने खुद के होने वाले बच्चों पर आजमाना चाहते थे। इसी वजह से उन्होंने 1965 में क्लारा नाम की एक शिक्षिका को पत्र लिखे। और सुनिए, वे कोई आम प्रेम पत्र नहीं थे। बिल्कुल नहीं। लाज़्लो अनिवार्य रूप से अपने इस जीनियस मेकिंग प्रयोग के लिए मतलब एक पार्टनर की तलाश कर रहे थे। बिल्कुल। और क्लारा भी कहीं ना कहीं मानती थी नहीं, सही मार्गदर्शन से कुछ भी संभव है। तो उन्होंने लाज़्लो से शादी कर ली। फिर प्रयोग शुरू हुआ और उन्होंने तय किया कि बच्चों को जीनियस बनाने के लिए जिस मतलब कौशल का चुनाव किया जाएगा वो शतरंज होगा। सिर्फ शतरंज? ये तो अपने आप में एक बहुत साहसिक फैसला था। बहुत बड़ा फैसला था। उन्होंने तय किया कि उनके बच्चे कभी स्कूल नहीं जाएंगे, उन्हें घर पर ही शिक्षित किया जाएगा, है ना? हाँ, और घर का कोना कोना मतलब सच में कोना कोना शतरंज को समर्पित था। वहां हर जगह सिर्फ और सिर्फ शतरंज की किताबें थीं। मैंने पढ़ा था कि दीवारों पर महान शतरंज खिलाड़ियों की तस्वीरें भी लगी थी। बिल्कुल। बच्चों का पूरा संसार उस 64 खानों वाले बोर्ड तक सिमट गया था। और इसके नतीजे मतलब वाकई इतिहास बदलने वाले साबित हुए। उनकी 3 बेटियां हुई, सुजान, सोफिया और जुडिथ। जी, और सुसान ने 4 साल की उम्र में शतरंज खेलना शुरू किया था। सिर्फ 4 साल? हाँ, और 6 महीने के भीतर ही वो वयस्कों को मतलब बड़े-बड़े लोगों को मात देने लगी थी। कमाल है। और मंजली बेटी सोफिया सिर्फ 14 साल की उम्र में वर्ल्ड चैंपियन बन गई। और सबसे छोटी जुडिथ ने तो सारे रिकॉर्ड ही ध्वस्त कर दिए। जुडिथ का रिकॉर्ड तो मुझे याद है। 15 साल और 4 महीने की उम्र में जुडिथ ने इतिहास के सबसे महान खिलाड़ियों में से एक बॉबी फिशर का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। सही कहा। और वो इतिहास की सबसे कम उम्र की ग्रैंड मास्टर बन गई। लेकिन देखिए, यहाँ मैं थोड़ा रुकना चाहूंगा। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। जी बिल्कुल। बाहर से देखने पर ये कहानी किसी बहुत ही सख्त, क्रूर और थका देने वाले बचपन की तरह लगती है। लोगों को ऐसा लग सकता है। मतलब जरा कल्पना करके देखिए, घर में कोई और खेल नहीं, कोई स्कूल के दोस्त नहीं, बस सुबह से रात तक शतरंज। हाँ, एक किस्सा भी तो है इसके बारे में। वही ना, कि एक बार आधी रात को लाज़्लो ने सोफिया को बाथरूम में शतरंज खेलते हुए पकड़ा था। हाँ, पिता ने कहा सोफिया मोहरों को छोड़ दो और सो जाओ। और उस बच्ची ने क्या जवाब दिया? डैडी, ये मोहरे मुझे नहीं छोड़ रहे हैं। बिल्कुल। तो मैं ये सोच रहा था, क्या ये एक बच्चे पर माता पिता की महत्वाकांक्षा का थोपा जाना नहीं था? ये सवाल उठना बहुत स्वाभाविक है, लेकिन यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो ये है कि उन बच्चियों के लिए ये कोई सजा या बोझ था ही नहीं। अच्छा, बोझ नहीं था? बिल्कुल नहीं। अगर कोई व्यक्ति आज भी उनकी इंटरव्यू देखे तो वे बहनें अपने बचपन को बहुत ही मनोरंजक और खुशनुमा बताती हैं। मतलब उन्हें सच में शतरंज से प्यार था? बहुत गहरा प्यार था। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वे एक ऐसे घर, एक ऐसी छोटी सी संस्कृति में पली बड़ी जहां शतरंज का जुनून पूरी तरह से नॉर्मल बात थी।
और यहीं से मुझे लगता है हम अपने स्रोत सामग्री के मुख्य विषय की ओर आते हैं। बिल्कुल। पोलगार परिवार का ये अजीबोगरीब नॉर्मल माहौल हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर हम इंसान कैसे ये तय करते हैं कि क्या नॉर्मल है और क्या नहीं। सही बात है। हम अपने आसपास के माहौल को इतनी आसानी से कैसे अपना लेते हैं? इसे समझने के लिए हमें मानव विकासवाद यानी इवोल्यूशन को देखना होगा। चार्ल्स डार्विन के सिद्धांतों को। हाँ, अगर हम डार्विन को गहराई से समझें तो मानव जाति के लंबे इतिहास में केवल वही लोग जीवित बच पाए जिन्होंने सबसे बेहतर तरीके से एक दूसरे के साथ सहयोग करना सीखा। मतलब प्राचीन काल में जब इंसान शिकार करते थे और जंगलों में रहते थे, तब समाज से अलग होने का मतलब था निश्चित मौत। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि अकेला भेड़िया मर जाता है लेकिन झुंड जिंदा रहता है। एकदम सटीक बात कही आपने। जो लोग झुंड में रहे उन्हें भोजन मिला, शिकारियों से सुरक्षा मिली और उनका अस्तित्व बचा रहा। जी। और हजारों लाखों सालों के इस विकासवाद ने हमारे दिमाग की बनावट को हमेशा के लिए बदल दिया है। मतलब आज हमारे भीतर जो संबंधित होने की यानी किसी समूह का हिस्सा बनने की जो इच्छा है वो कोई चॉइस नहीं है। बिल्कुल नहीं। वो सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक पसंद नहीं है, ये एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है। अच्छा। हमारा दिमाग लगातार ये स्कैन करता रहता है कि मुझे इस समूह में बने रहने के लिए कैसा व्यवहार करना चाहिए। ये तो बहुत ही शानदार नजरिया है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे हमारे दिमाग में जन्म से ही एक डिफ़ॉल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है। बहुत अच्छी एनालॉजी है ये। और इस ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य काम ये नहीं है कि हम बहुत समझदार बने या हमेशा सही फैसले लें। तो क्या काम है इसका? इसका मुख्य काम ये सुनिश्चित करना है कि हम दूसरों के साथ घुल मिल जाएं। बिल्कुल सही। हमारी पहली आदतें हमारे अपने फैसले नहीं होते। हाँ, जैसे शादी किस उम्र में करनी है, घर में मेहमानों के आने पर कैसा बर्ताव करना है, ये सब वो स्क्रिप्ट्स हैं जो हमें हमारा समाज थमाता है। फ्रांसीसी दार्शनिक मिशेल डी मोंटेन ने इस पर एक बहुत ही गहरी बात कही थी। क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने कहा था कि समाज के रीति रिवाज हमें अपने साथ बहा ले जाते हैं। और हमें नियमों पर सवाल भी नहीं उठाते। और हमारा आज का जो दस्तावेज है वो ये स्पष्ट करता है कि हमारी आदतें मुख्य रूप से 3 अलग-अलग समूहों से प्रभावित होती हैं। अच्छा, वो 3 समूह कौन से हैं? पहले वो जो हमारे करीबी हैं, यानी द क्लोज। दूसरे वो जो बहुमत में है, द मैनी। और तीसरे वो जो ताकतवर है, द पावरफुल। तो चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और पहले समूह की बात करते हैं, हमारा परिवार और हमारे दोस्त। जी, जिसे हम करीबी लोगों की नकल या इमिटेटिंग द क्लोज कह सकते हैं। ये बात तो समझ में आती है कि हम अपने माता पिता के बात करने का तरीका अपना लेते हैं क्योंकि हम उनके बहुत करीब होते हैं। लेकिन ये प्रभाव हमारे अनुमान से कहीं ज्यादा गहरा होता है। कैसे? स्रोत सामग्री में 12,000 लोगों पर 32 साल तक चले एक बहुत ही विस्तृत अध्ययन का जिक्र है। 32 साल? ये तो बहुत लंबा समय है। किस विषय पर था यह अध्ययन? ये अध्ययन मोटापे यानी ओबेसिटी के फैलने के तरीके पर था और इसके निष्कर्ष हैरान करने वाले थे। अच्छा, क्या निकला निष्कर्ष में? इसमें पाया गया कि अगर किसी व्यक्ति का दोस्त मोटापे का शिकार होता है तो उस व्यक्ति के भी मोटापे का शिकार होने की संभावना 57% तक बढ़ जाती है। रुकिए 1 मिनट, 57%? ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है ना? लेकिन ये काम कैसे करता है? मतलब मोटापा कोई वायरस तो है नहीं जो हवा से फैल जाए। बिल्कुल नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है कि सिर्फ दोस्त के मोटे होने से हमारे शरीर में बदलाव आने लगे? यहीं पर वो अदृश्य सामाजिक दबाव काम आता है। ये कोई वायरस नहीं है बल्कि नॉर्मल की परिभाषा का बदल जाना है। नॉर्मल की परिभाषा का बदल जाना मतलब जब करीबी दोस्त का वजन बढ़ता है तो अनजाने में ही उस व्यक्ति के लिए ज्यादा खाना खाना या कम शारीरिक गतिविधि करना एक सामान्य बात बन जाती है। ओह, तो जब वे साथ में समय बिताते हैं, हाँ, तो शायद वे बाहर जाकर दौड़ने के बजाय सोफे पर बैठकर टीवी देखना और जंक फूड खाना पसंद करते हैं। और धीरे धीरे खाने के बड़े हिस्से या पोर्शंस सामान्य लगने लगते हैं। बिल्कुल। अब मैं समझा। इसके लिए एक एनालॉजी दी जा सकती है। ये पैसिव स्मोकिंग की तरह है। पैसिव स्मोकिंग कैसे? देखिए, कोई व्यक्ति खुद सिगरेट नहीं पी रहा है, लेकिन अगर वो हर समय ऐसे लोगों के कमरे में बैठा है जो सिगरेट पी रहे हैं तो धुआं उसके फेफड़ों में भी जाएगा। बिल्कुल। हम सक्रिय रूप से अपने दोस्तों की बुरी आदतों को नहीं चुनते, लेकिन चूंकि हम उसी सामाजिक हवा में सांस ले रहे हैं इसलिए वो आदतें हम में समा जाती हैं। ये एक बहुत ही सटीक एनालॉजी है। हम सचमुच अपने आसपास के लोगों की आदतों को सांस के साथ अंदर खींच रहे होते हैं। सही बात है।
इसका एक और शानदार उदाहरण MIT के अंतरिक्ष यात्री माइक मासिमिनो की कहानी है। माइक मैसिमिनो, उनके साथ क्या हुआ था? जब माइक MIT में पढ़ाई कर रहे थे तो उन्होंने एक छोटी सी रोबोटिक्स क्लास में दाखिला लिया था। उस क्लास में कुल 10 लोग थे। ठीक है, सिर्फ 10 लोग। और बाद में उन 10 में से 4 लोग अंतरिक्ष यात्री यानी एस्ट्रोनॉट बन गए। 10 में से 4 लोग एस्ट्रोनॉट बन गए। ये कोई संयोग तो नहीं हो सकता? बिल्कुल नहीं। अगर किसी का लक्ष्य अंतरिक्ष में जाना है तो माइक उस कमरे से बेहतर किसी और संस्कृति का हिस्सा हो ही नहीं सकते थे, क्योंकि वहां अंतरिक्ष में जाना कोई असंभव सपना नहीं था, बल्कि वो उस छोटे से समूह का नॉर्मल था। इसी तरह के अध्ययन बताते हैं कि अगर 11 या 12 साल की उम्र में किसी बच्चे का सबसे अच्छा दोस्त पढ़ाई में बहुत तेज है तो क्या होता है? तो 15 साल की उम्र तक उस पहले बच्चे का IQ भी बढ़ जाता है। हम एक स्पंज की तरह अपने आसपास के माहौल को सोख लेते हैं। लेकिन यहाँ मुझे एक सवाल परेशान कर रहा है। पूछिए। अगर हम सिर्फ अपने आसपास के लोगों की नकल कर रहे हैं तो क्या हम अपनी बुरी आदतों के लिए सिर्फ अपने दोस्तों को दोष दे सकते हैं? लोग ऐसा सोच सकते हैं। मतलब क्या ये कहना सही होगा कि मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मेरे दोस्त ही आलसी हैं इसलिए मैं भी आलसी हूं? नहीं, विज्ञान का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हम अपनी जिम्मेदारी से भाग जाएं। तो फिर इसका क्या उपयोग है? इस जानकारी का असली उद्देश्य ये समझना है कि हम इस मनोवैज्ञानिक तंत्र का अपने फायदे के लिए कैसे उपयोग कर सकते हैं। अच्छा, कैसे? अगर हम इसे एक बड़ी तस्वीर के रूप में देखें तो सबसे प्रभावी रणनीति ये है कि जानबूझकर एक ऐसे समूह का हिस्सा बनाया जाए जहां आपका जो लक्ष्य है वो उस समूह का सामान्य व्यवहार हो। इस पर मुझे स्रोत सामग्री में दिया गया स्टीव कॉम का उदाहरण याद आ रहा है। बहुत ही व्यवहारिक लगा मुझे वो। हाँ, नर्ड फिटनेस वाला। बिल्कुल। स्टीव ने नर्ड फिटनेस नाम की एक कंपनी शुरू की। ये उन लोगों के लिए है जो वीडियो गेम्स खेलना पसंद करते हैं या जिन्हें स्टार वॉर्स और कॉमिक बुक्स का शौक है, जिन्हें समाज अक्सर नर्ड कहता है। हाँ, और ये कंपनी इतनी सफल इसलिए हुई क्योंकि ये सीधे पहचान यानी आइडेंटिटी पर काम करती है। बिल्कुल। जब कोई व्यक्ति पहली बार जिम जाता है तो उसे लगता है कि वो वहां फिट नहीं बैठता। हाँ, क्योंकि बाकी सब लोग बहुत फिट होते हैं और वो खुद को अलग थलग महसूस करता है। लेकिन नर्ड फिटनेस में हर कोई उसी की तरह होता है। वे सभी वीडियो गेमर्स होते हैं जो फिट होना चाहते हैं। यानी बदलाव मैं एक पाठक हूं से शुरू होकर हम पाठक हैं तक पहुंचता है। बहुत खूब कहा। जब कोई इंसान एक साइकिलिंग ग्रुप से जुड़ता है तो सुबह 5 बजे उठना एक व्यक्तिगत संघर्ष नहीं रह जाता, बल्कि या उस कबीले का हिस्सा बने रहने का एक तरीका बन जाता है। जब व्यक्तिगत पहचान एक सामूहिक पहचान में बदल जाती है तो आदतें स्थायी हो जाती हैं। सही बात है। अब हमने पहले समूह यानी करीबी लोगों की बात तो कर ली जी, लेकिन ये समझना भी उतना ही जरूरी है कि जब हम अजनबियों की भीड़ में होते हैं तब क्या होता है? क्या तब भी हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं या बस उस भीड़ में शामिल हो जाते हैं? यही हमारा दूसरा बिंदु है, बहुमत की नकल या इमिटेटिंग द मैनी। बिल्कुल। सच कहूं तो ये वाला हिस्सा मुझे थोड़ा डरावना लगता है। डरावना क्यों? क्योंकि परिवार और दोस्तों का असर तो समझ में आता है, हम उनसे भावनात्मक रूप से जुड़े हैं। हाँ, ये तो है। लेकिन जब हम किसी लिफ्ट में अजनबियों के साथ खड़े होते हैं तो हम भी उनकी तरह दरवाजे की तरफ ही मुड़कर क्यों खड़े हो जाते हैं? अजनबियों की इस भीड़ का हम पर इतना गहरा असर क्यों होता है? इसे बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से समझने के लिए 1950 के दशक में मनोवैज्ञानिक सोलोमन एश द्वारा किया गया प्रयोग सबसे बेहतरीन उदाहरण है। सोलोमन एश का प्रयोग, उसमें क्या था? बिल्कुल। और प्रयोग किया था, उन्हें क्या काम दिया गया था? बहुत ही आसान सा काम दिया गया था। उन्हें 2 कार्ड दिखाए जाते थे। एक कार्ड पर एक अकेली रेखा यानी लाइन खींची गई थी। ठीक है। और दूसरे कार्ड पर 3 रेखाएं थी जिनकी लंबाई अलग-अलग थी। प्रतिभागियों को बस ये बताना था कि दूसरे कार्ड की कौन सी रेखा पहले कार्ड वाली रेखा के बराबर है। ये तो बहुत आसान है, इसमें कोई क्या ही गलत करेगा। शुरू में कुछ राउंड्स तक सब सामान्य रहा। सभी लोगों ने सही जवाब दिया। असली प्रतिभागी भी आराम से सही जवाब दे रहा था। लेकिन फिर शोधकर्ताओं ने खेल में एक मोड़ ला दिया, है ना? जी। एक ऐसा कार्ड सामने आया जिसका जवाब इतना स्पष्ट था कि कोई दूर से भी बता दे कि कौन सी लाइन बराबर है। लेकिन अचानक वो सारे अभिनेता एक-एक करके जानबूझकर गलत जवाब देने लगे। बिल्कुल। जरा उस असली प्रतिभागी की मानसिक स्थिति के बारे में सोचिए। वो अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। पसीने छूट रहे होंगे उसके। वो देखता है कि पहला व्यक्ति गलत लाइन को सही बता रहा है, फिर दूसरा व्यक्ति भी उसी गलत लाइन का नाम लेता है, फिर तीसरा, चौथा।
हर कोई पूरी गंभीरता से एक सरासर गलत जवाब दे रहा है। प्रतिभागी की आंखें फटी रह जाती हैं, वो घबरा जाता है। लेकिन क्या सच में उनकी आंखों ने उन्हें धोखा दिया? मतलब क्या उन्हें सच में गलत लाइन सही लगने लगी थी, या वे सिर्फ मूर्ख नहीं दिखना चाहते थे, इसलिए भीड़ के दबाव में आकर झूठ बोल रहे थे? ये बहुत ही अहम सवाल है। जब प्रयोग पूरा हुआ तो पता चला कि लगभग 75% असली प्रतिभागियों ने कम से कम एक बार भीड़ के साथ सहमत होकर जानबूझकर गलत जवाब दिया। 75%? मतलब ज्यादातर लोग? हाँ, वे जानते थे कि लाइन गलत है, लेकिन फिर भी उन्होंने भीड़ का ही साथ दिया। हमारा दिमाग सामाजिक बहिष्कार को बर्दाश्त नहीं कर पाता। सच में? हाँ, जब हम समूह के खिलाफ जाते हैं तो हमारे दिमाग के वही हिस्से सक्रिय होते हैं जो शारीरिक चोट लगने पर दर्द महसूस कराते हैं। बाप रे, मतलब समाज से अलग होना सचमुच दर्दनाक होता है हमारे लिए। बिल्कुल। ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे हम जानते हैं कि गूगल मैप्स हमें गलत रास्ते पे ले जा रहा है, आगे रास्ता खराब है। हाँ हाँ। लेकिन चूंकि हमारे आसपास की सभी गाड़ियां उसी तरफ मुड़ रही हैं, तो हम भी बिना अपना दिमाग लगाए उसी रास्ते पे मुड़ जाते हैं। इसे ही सोशल प्रूफ कहते हैं। जैसे हम Amazon या येल्प पर किसी रेस्टोरेंट के रिव्यूज चेक करते हैं। अगर हजारों लोगों ने 5 स्टार दिया है तो हम मान लेते हैं कि खाना अच्छा ही होगा। एकदम सही। जब इंसान अनिश्चित होता है कि उसे क्या करना चाहिए, तो वो ये देखने लगता है कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं। और ये सिर्फ इंसानों में नहीं होता ना? नहीं, जानवरों में भी ये व्यवहार पाया जाता है। स्रोत सामग्री में चिंपैंजी पर हुए एक अध्ययन का भी जिक्र है। अरे हाँ, वो अखरोट तोड़ने वाला अध्ययन। बिल्कुल। शोधकर्ताओं ने पाया कि जब कोई चिंपैंजी किसी एक समूह में अखरोट तोड़ने का बहुत ही बेहतरीन और प्रभावी तरीका सीखता है और फिर उसे किसी दूसरे समूह में भेज दिया जाता है जहां अखरोट तोड़ने का तरीका उतना अच्छा नहीं है, तो पता है क्या होता है? क्या होता है? वो नया चिंपैंजी अपना बेहतर तरीका छोड़ देता है। जी हाँ, वो सिर्फ उस नए समूह में घुलने मिलने के लिए और उनका हिस्सा बनने के लिए उनके कम प्रभावी तरीके को अपना लेता है। ये सच में हैरान करने वाला है। मतलब एक जानवर भी बेहतर तकनीक को सिर्फ इसलिए छोड़ रहा है ताकि वो अपनी नई सोसाइटी में फिट हो सके। इंसान का दिमाग भी सच्चाई खोजने से ज्यादा दूसरों के साथ तालमेल बिठाना चाहता है। समूह द्वारा स्वीकार किए जाने का इनाम अक्सर सही साबित होने के इनाम से बड़ा होता है। तो जब किसी नई आदत को अपनाने का मतलब अपने झुंड को चुनौती देना होता है, तो वो बदलाव बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन जब वही बदलाव इंसान को भीड़ का हिस्सा बनाता है, तो वो बहुत आसान हो जाता है। लेकिन मुझे यहाँ एक विरोधाभास नजर आ रहा है। कैसा विरोधाभास? देखिए, अगर हमारा मुख्य लक्ष्य सिर्फ भीड़ में सुरक्षित रहना और उसमें घुल-मिल जाना है, तो फिर हम दुनिया के सबसे सफल, अमीर और ताकतवर लोगों की आदतें क्यों कॉपी करना चाहते हैं? अच्छा सवाल है। हम भीड़ से अलग क्यों दिखना चाहते हैं? और यहीं से हमारे तीसरे और अंतिम समूह की बात शुरू होती है, ताकतवर लोगों की नकल। ये कोई विरोधाभास नहीं है, बल्कि यह उसी विकासवाद का अगला चरण है। अच्छा, कैसे? मनुष्य हमेशा शक्ति, प्रतिष्ठा और स्टेटस की ओर आकर्षित होता है। स्टेटस की ओर? चलो, ऐतिहासिक रूप से देखें तो जिस व्यक्ति का कबीले में स्टेटस उच्च होता था, उसके पास बेहतर संसाधन होते थे। जैसे? उसे सबसे अच्छा भोजन मिलता था, रहने के लिए सबसे अच्छी जगह मिलती थी। बिल्कुल, और उसका अस्तित्व बनाए रखने की संभावना भी सबसे ज्यादा होती थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम पहले भीड़ का हिस्सा बनकर खुद को सुरक्षित करते हैं जी। और फिर उसी सुरक्षित भीड़ के अंदर सबसे ऊपर उठने के लिए ताकतवर लोगों की नकल करते हैं। बिल्कुल सही पकड़े आप। इसीलिए हम उन सफल कंपनियों की मार्केटिंग रणनीतियों की नकल करते हैं जो बाजार में छाई हुई हैं। हाँ, या हम अपने सबसे पसंदीदा लेखक के लिखने के अंदाज की नकल करने लगते हैं। यहाँ तक कि लोग दफ्तर में अपने बॉस के बात करने के तरीके या उनके कपड़े पहनने के अंदाज को अनजाने में अपना लेते हैं। हम उन लोगों की नकल करते हैं जिन्हें समाज में सम्मान और प्रशंसा मिलती है, क्योंकि हम भी वही सम्मान पाना चाहते हैं। जी। और इसी वजह से हम ऐसे किसी भी व्यवहार से दूर भागते हैं जो हमारे स्टेटस को कम कर दे। जैसे कि हम अपने घर का लॉन हमेशा साफ रखते हैं, या जब मेहमान आने वाले होते हैं तो घर के कोने कोने को चमका देते हैं। हाँ, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि उसे लापरवाह समझा जाए। कोई नहीं चाहता कि समाज की नजरों में उसका स्टेटस कम हो। अब मुझे लगता है पोलार्गा बहनों की वो कहानी हमें पूरी तरह से समझ आ रही है। हाँ, उनका पूरा सफर इन तीनों सामाजिक प्रभावों का एकदम सही मिश्रण था। इसे इस तरह से देखिए, वो बहनें एक ऐसे परिवार में थीं, यानी करीबी लोग, जहां शतरंज दिन रात की बातचीत का हिस्सा था। वो एक ऐसी संस्कृति में थी, यानी बहुमत,
जहां उस मेहनत को और शतरंज के खेल को सराहा जाता था। और सबसे बड़ी बात, उनका लक्ष्य ग्रैंड मास्टर बनना था, यानी ताकतवर और स्टेटस वाली जगह हासिल करना। क्योंकि ग्रैंड मास्टर बनना अपने आप में दुनिया भर में सर्वोच्च सम्मान और प्रतिष्ठा का प्रतीक था। इन तीनों सामाजिक ताकतों ने मिलकर उनके लिए शतरंज की उन मुश्किल आदतों को बनाए रखना अविश्वसनीय रूप से आकर्षक बना दिया था। तो आज की इस गहन चर्चा को अगर हम संक्षेप में समेटें तो सबसे बड़ी सीख ये मिलती है कि हमारी आदतें किसी शून्य या निर्वात में नहीं बनती। बिल्कुल, वे इस बात पर गहराई से निर्भर करती हैं कि हमारे करीबी क्या कर रहे हैं, बहुसंख्यक लोग क्या कर रहे हैं, और वो लोग क्या कर रहे हैं जिन्हें समाज में ताकतवर माना जाता है। श्रोताओं के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि अगर किसी के लिए कोई आदत बदलना मुश्किल साबित हो रहा है तो शायद समस्या उनकी इच्छा शक्ति की कमी नहीं है। अक्सर लोग खुद को कोसने लगते हैं कि मुझ में ही कोई कमी है। हाँ, लेकिन हो सकता है कि वे बस गलत झुंड में हो। सही कहा। बदलाव तब बहुत आसान हो जाता है जब ये संस्कृति के खिलाफ जाने के बजाय संस्कृति का ही एक हिस्सा बनने के बारे में हो। अगर कोई ज्यादा किताबें पढ़ना चाहता है तो उसे उन लोगों के साथ उठना बैठना शुरू कर देना चाहिए जिनके लिए किताब पढ़ना खाना खाने जितना जरूरी है। क्योंकि हमारी संस्कृति ही ये तय करती है कि कौन सी आदत हमारे लिए आकर्षक है और कौन सी नहीं। यही वो रहस्य है जिसे समझकर हम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। आज हमने बहुत कुछ ऐसा सीखा जो हमें अपने ही व्यवहार को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर करता है। बिल्कुल, कि कैसे हम अनजाने में ही सही लेकिन लगातार अपने आसपास के माहौल को सोख रहे हैं। तो आज की इस गहन चर्चा को खत्म करने से पहले जरा इस एक विचार पर गहराई से गौर करें। जी। अगर हम अनजाने में हमेशा अपने आसपास के लोगों की नकल कर रहे हैं तो आज इसी पल आपके आसपास मौजूद लोग अनजाने में आपकी किस आदत की नकल कर रहे होंगे? ये वास्तव में सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल है। और क्या आप सच में चाहेंगे कि वो उस आदत को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं? ये एहसास दिलाता है कि हम सिर्फ प्रभावित नहीं होते बल्कि प्रभाव डालते भी हैं। और इसी अहम विचार के साथ हम आज की ये गहन चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अपने आसपास के माहौल को ध्यान से देखते रहिए क्योंकि आप वही बन रहे हैं जो आपके आसपास है। सुनते रहिए और ज्ञान की इस यात्रा में हमारे साथ बने रहिए।